हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले कॉस्ट अकाउंटिंग से जुड़े हुए सवाल जो कि हमारे आरपीएससी एबीएसटी पेपर में पूछे गए थे। प्रीवियस सवाल हैं जो पूछे गए थे, और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए रेलेवेंट रहेंगे। तो आइए फटाफट से अपने जो डिस्कशन है उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एबीएसटी ईएफएम बीएडीएम से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आपके लिए हमारे पास डिटेल्ड कोर्सेज है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। एंड ऐसे ही प्यारे दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट या फिर तैयारी कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए, तो भी हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या ऐप पे। कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डैश विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द आउटपुट। तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो रहती तो सेम है। जैसे लेट्स सपोज अगर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो यहाँ पे 1 लाख रुपए की है, तो वो 1 लाख की रहेगी चाहे मैं जितने मर्जी यूनिट बनाऊं। अगर मैं 10,000 यूनिट बनाता हूं तब भी 1 लाख है, 20,000 यूनिट बनाता हूं तब भी 1 लाख है। बट अगर मैं पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट निकालूं तो भी 10,000 बना रहा हूं तो 10 पर यूनिट आई, अगर 20,000 बना रहा हूं तो 5 पर यूनिट आ गई। तो जैसे ही मेरा आउटपुट का साइज बढ़ा, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट मेरी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए यहाँ पे मैचिंग करनी है, और सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग दे रखा है, फिर ऑटोमोबाइल है, फिर शुगर है, फिर टॉयज है। तो बेसिकली आपको अलग अलग जो कॉस्टिंग के तरीके हैं उनसे इनको मैच करना है। मल्टीपल बैच प्रोसेस जॉब आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अब देखो इंटीरियर डिजाइनिंग, तो इंटीरियर डिजाइनिंग जब आपको करनी है तो आपको स्पेसिफिक जो आपको प्रोजेक्ट मिला उसके बेसिस पे करनी पड़ेगी। तो आपकी जॉब कॉस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि जॉब कॉस्टिंग जो है एक पर्टिकुलर जॉब जो आपको मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है और उसकी कॉस्टिंग आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो इंटीरियर डिजाइनिंग को आप उसे लिंक कर सकते हैं। और ऑटोमोबाइल की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो बहुत सारे पार्ट्स बनाए जाते हैं। अब एक कार ही बना रहे तो कार के बहुत सारे पार्ट्स होंगे, और हर एक पार्ट के लिए अलग अलग कॉस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल हो सकता है। और जब आप अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे यहाँ पे मल्टीपल कॉस्टिंग का पार्ट जो है वो बना देते हैं। इसके बाद है शुगर इंडस्ट्री। शुगर तो प्रोसेस के थ्रू बनती है प्रॉपर, तो इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग हो जाएगा। और टॉयज को आप यहाँ पे बैच से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो टॉयज आपके यहाँ पे बैच कॉस्टिंग से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है ना, वो यहाँ पे बन जाएगा। चलो सवाल है जी, विच ऑफ द एक्सपेंसेस गिवन बिलो इज नॉट इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड। तो नॉट वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। स्टोर कीपिंग एक्सपेंसेस, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, हॉलेज एक्सपेंसेस। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो आपका कैरेज आउटवर्ड है, तो ये आउटवर्ड वाला कैरेज है, यानी कि जब आप सामान भेज रहे हैं, जब आप सेल कर रहे हैं, तो आप जो कैरेज पे कर रहे हैं दैट इज योर कैरेज आउटवर्ड। तो ये वाला आपके फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं आएगा। दिस इज गोइंग टू फॉर्म पार्ट ऑफ योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो इट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी सब आप कहीं ना कहीं इंक्लूड कर सकते हो फैक्ट्री ओवरहेड में, बट कैरेज आउटवर्ड को आप इंक्लूड नहीं कर सकते। बट अगर कैरेज इनवर्ड होता फिर आपका ये आंसर ना बनता। चलिए यहाँ पे सवाल है, एनी कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय एनी फ्यूचर एक्शन इज कॉल्ड। अभी यहाँ पे ऐसी कॉस्ट आपसे पूछ रहे हैं जो कि आपने पास्ट में इनकर कर दी, अब फ्यूचर में जो मर्जी करो, अब उस कॉस्ट को कोई बदल नहीं सकता, कोई टस से मस नहीं कर सकता। तो ऐसी कॉस्ट को प्यारे दोस्तों संक कॉस्ट का नाम दिया जाता है, कि आपने खर्चा कर दिया, अब ये खर्चा आपका जो पैसा है वो डूब चुका है, वो संक हो चुका है, अब वो पैसा वापस नहीं निकल सकता। जैसे आपने गाड़ी खरीद ली, बाद में आपको गाड़ी अच्छी नहीं लग रही है, तो आपका संक कॉस्ट है, वो पैसा वापस नहीं आ सकता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द एबीसी होटल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल पर नाइट। तो एक रात में 50 रूम अवेलेबल है। परसेंटेज ऑक्यूपेंसी अचीव्ड 75%, यानी कि 50 में से केवल 75% रूम्स ही यहाँ पे ऑक्यूपाई हो पाते हैं। रूम सर्विसिंग कॉस्ट इनकट दे रखी है 10,125। तो अप्रैल महीने की रूम सर्विसिंग कॉस्ट है 10,125। रूम सर्विसिंग कॉस्ट पर ऑक्यूपाइड रूम नाइट फॉर द गिवन पीरियड वुड बी टू द नियरेस्ट रुपीज। अब देखो आपको अप्रैल महीने की ना टोटल रूम सर्विसिंग कॉस्ट दे रखी है, तो आपको बताना है भैया कॉस्ट पर ऑक्यूपाइड रूम कितनी होने वाली है।
अब देखो अप्रैल का महीना है तो उसमें 30 दिन होंगे, ठीक है जी, 30 दिन होंगे और 30 दिन है और 50 रूम अवेलेबल आपके पास हैं, तो टोटल आपके पास यहाँ पे 1500 जो है यहाँ पे रूम डेज जो है या रूम नाइट्स आप कह सकते हैं यहाँ पे बन जाएगी। और ये 75% ही ऑक्यूपाइड था, तो इसका 75% प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और 75% अगर हम इसका करेंगे तो आपका निकल कर आने वाला है यहाँ पे 1125 आपका निकल कर आएगा। और 1125 हमारे पास टोटल रूम नाइट्स बन गई फॉर द ऑक्यूपाइड पीरियड ऑक्यूपेंसी के हिसाब से। तो रूम सर्विसिंग कॉस्ट हमें 10,125 दे रखी है और पूछ रहा है रूम सर्विसिंग कॉस्ट पर ऑक्यूपाइड रूम नाइट या ऑक्यूपाइड रूम डेज हमारे पास 1125 आ चुके हैं, इससे डिवाइड कीजिए और आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट इज गोइंग टू कम आउट टू ₹9। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल है द कॉस्ट इनकर्ड अप टू द पॉइंट where individual products cannot where individual products can be identified is called। तो क्या होता है कि कुछ खर्चा आपको इनिशियल में करना पड़ता है, उसके बाद आपके अलग अलग प्रोडक्ट निकल कर आते हैं। जैसे इनिशियली आपको दूध खरीद कर लाना ही पड़ेगा और फिर कुछ प्रोसेस के बाद आपके पास अलग अलग चीजें आ जाएंगी, मे बी कर्ड आ जाएगा, मे बी आपका यहाँ पे लस्सी आ जाएगी, मे बी बटर आ जाएगा और चीजें आ जाएंगी। तो इनिशियली जो आप काम कर रहे हैं दूध के ऊपर यहाँ पे टिल दिस पॉइंट यहां तक आप जो भी खर्चा इनकर करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द जॉइंट कॉस्ट। तो जो भी सारे प्रोडक्ट्स है आपके कर्ड है, लस्सी है, बटर है, उन सबका यहां तक आप जॉइंट कॉस्ट करेंगे। और इस पॉइंट के बाद देखो इस पॉइंट को बोला जाता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद आपका जो भी खर्चा होगा दैट इज सेपरेबल, आप हर एक का अलग अलग खर्चा यहाँ पे कंप्यूट कर सकते हो। तो अप टू दी पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आपकी जॉइंट कॉस्ट इनकर हो जाती है। इस जॉइंट कॉस्ट को हमें अपोर्शन करना पड़ता है कुछ बेसिस के ऊपर, अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर। चलिए अगला सवाल है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को बोला जा रहा है कॉम्पोजिट कॉस्टिंग कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड व्हेन द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन अ बैच आर यूनिफॉर्म इन नेचर एंड डिजाइन। तो अगर आपका बैच के हिसाब से आप बना रहे हैं तो आप फिर आप बैच कॉस्टिंग को फॉलो करेंगे, ना कि यूनिफॉर्म को। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का बेसिकली मतलब होता है कि एक इंडस्ट्री के अंदर जो भी फर्म्स हैं वो सेम सिस्टम जो है फॉलो कर रही हैं। इट इज अ सिस्टम इन विच अ नंबर ऑफ फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री आर यूजिंग द सेम मेथड ऑफ कॉस्टिंग। तो जितने भी फर्म्स हैं आपकी इंडस्ट्री में वो सेम मेथड से अपना कॉस्टिंग कर रहे हैं, इसे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बोला जाता है। तो अगर आपको डेफिनेशन इसकी पता थी ना तो डेफिनेशन से ये आंसर निकल जाता कि सी वाला सही है, ए और बी तो यहाँ पे कुछ और कॉस्टिंग मेथड्स की बात करी हुई है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। सवाल है इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज डेबिटेड टू। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हो और उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ जो भी खर्चा है वो इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर देते हो। तो चाहे वो मटेरियल का है चाहे वो लेबर का है, आप उसे डेबिट कर दोगे। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। चलिए सवाल है इन अ प्रोसेस एक्स 10,000 यूनिट्स वर पुट इन द प्रोसेस एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2 lakh। अमाउंट ऑफ वीज एंड ओवरहेड वाज 3 लाख एंड 1,70,000। तो टोटल आपने खर्चा कितना कर दिया, 2 + 3 5, 5 + 1,70,000, आपने टोटल 6,70,000 का जो खर्चा है वो यहाँ पे कर दिया। नॉर्मल वेस्टेज वाज 5%, यानी कि 10,000 का 5% कितना हो गया, नॉर्मल वेस्टेज हमारा 500 यूनिट्स का यहाँ पे होना चाहिए था। वेस्टेज इज सोल्ड एट ₹10 पर यूनिट, तो जो भी वेस्टेज होती है आप उसे 10 पर यूनिट के हिसाब से बेच देते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन इज 9400 यूनिट, तो हमारी एक्चुअल वेस्टेज कितनी हुई होगी, एक्चुअल वेस्टेज हमारी होगी 600 यूनिट की। तो अभी 500 तो नॉर्मल है, ये जो एक्स्ट्रा 100 हमने कर दी, दिस इज गोइंग टू बी अब नॉर्मल वेस्टेज। द वैल्यू ऑफ द अबनॉर्मल वेस्टेज इज, आपको अबनॉर्मल वेस्टेज की वैल्यू प्यारे दोस्तों यहाँ पे निकालनी है। तो देखो अगर आपको ऐसे निकालनी होती है, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होती है, चाहे आप अबनॉर्मल वेस्टेज की निकाले चाहे आपके सही वाले प्रोडक्ट्स की निकालें, वो बिल्कुल सेम ही होने वाली है। तो आपका जो यहाँ पे टोटल खर्चा आपने इनकर किया 6,70,000, इसमें आपका जो नॉर्मल वेस्टेज का जो स्क्रैप रियलाइज हुआ उसे माइनस कर देंगे। तो 500 यूनिट्स थे, 500 यूनिट्स का 10 रुपीज के हिसाब से इसमें से माइनस कर देंगे और नीचे हमारे जो यूनिट्स बचते हैं नॉर्मल वेस्टेज के बाद उनको लिख देंगे जो कि यहाँ पे 9500 बचते हैं। तो पर यूनिट निकल कर आ जाएगा, इसमें से आप अब नॉर्मल और उसको अलग अलग कर सकते हैं, जो सही वाला है उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका 6,65,000 डिवाइडेड बाय 9500। और अगर प्यारे दोस्तों आप इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे
अगर आप इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे इट इज गोइंग टू कम आउट टू 70 पर यूनिट, ये 70 पर यूनिट निकल कर आएगा। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट अराइजेस व्हेन आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर एट विच प्राइस। तो इंटर प्रोसेस के प्रॉफिट्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो कई बार हमारी जो अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, जैसे एक P1 प्रोसेस है, एक P2 प्रोसेस है, तो P1 का जो आउटपुट है वो P2 के लिए इनपुट बनता है। अब जो P1 है वो जो अपना आउटपुट है जो P2 को बेचता है वो मार्केट प्राइस पे बेचता है। तो मार्केट प्राइस पे अगर वो बेचेगा तो फिर यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट होगी वो अलग होगी, मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, तो P1 वाले को यहाँ पे प्रॉफिट अराइज हो जाएगा। तो अगर आप मार्केट प्राइस पे एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में सामान को ट्रांसफर करेंगे तो फिर आपको इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये एक बेहतर तरीका है क्योंकि आपको हर एक प्रोसेस का जो वायबिलिटी है वो आपको पता लगता है, आपको हर एक प्रोसेस का पता लगता है कि मार्केट के मुकाबले हम यहाँ पे कैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये चीज इस पॉइंट ऑफ व्यू से करी जाती है। तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 ही है, बहुत इजी सवाल था। चलिए अगला सवाल है, सेकेंडरी पैकिंग एक्सपेंसेस आर दी पार्ट ऑफ। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि पैकिंग एक्सपेंसेस ना आपके प्राइमरी भी हो सकते हैं और सेकेंडरी भी हो सकते हैं। पैक करने का जो खर्चा है वो प्राइमरी भी हो सकता है और आपका सेकेंडरी भी हो सकता है। अब जो सेकेंडरी पैकिंग एक्सपेंसेस है उसके ऊपर ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। अब जैसे कोई दवाई है, कोई दवाई है तो दवाई को किसी चीज में पैक करना बहुत जरूरी है। कोई टैबलेट्स है तो प्रॉपर आपके देखते हैं कि स्ट्रिप मिलती है, उसमें पैक्ड होती है आपकी सारी टैबलेट्स। बट यहाँ पे जो ऐसे जो टैबलेट को स्ट्रिप में डाला जा रहा है इट इज द प्राइमरी पैकिंग। बट बहुत सारी जो टैबलेट्स है उनको इकट्ठा करके एक बॉक्स में डाल दिया जाता है, एक बॉक्स में बहुत सारी मेडिसिन डाल दी जाती है, तो दिस वुड बी पार्ट ऑफ सेकेंडरी पैकिंग। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, एक बॉक्स में बहुत सारी मेडिसिन को क्यों डाल रहे हैं, मे बी हमने इसे आगे ट्रांसपोर्टेशन करना है, मे बी हमने इसे रिटेलर के पास भेजना है, केमिस्ट के पास भेजना है, इसीलिए एक बॉक्स में हमने सारी यहाँ पे मेडिसिन वगैरह को पैक कर दिया। तो ऐसी पैकेजिंग को सेकेंडरी पैकिंग बोला जाता है, कि जो आप कार्टन में बड़े बड़े डब्बों में सामान को पैक करते हो ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसे सेकेंडरी पैकिंग बोला जाता है। एंड दिस इज प्राइमरीली इंटेंडेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसे आप डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में लेकर जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज मे बी इन्वॉल्व्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो कुछ आपके प्यारे दोस्तों यहाँ पे फैक्ट्री या प्रोडक्शन से जुड़े हुए खर्चे हो जाते हैं, कुछ आपके खर्चे जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वाले होते हैं और कुछ सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाले होते हैं। तो फैक्ट्री वाले और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले तो आपको सीधे सीधे पता लग ही जाता है, बट जो बाकी खर्चे बचते हैं वो मेरे ख्याल से आप एडमिनिस्ट्रेशन में डाल सकते हो। जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ काम कर रहा है, जो यहाँ पे आपने ऑफिस बना रखा है उसमें लोग काम कर रहे हैं, तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सैलरी, सेक्रेटेरियल स्टाफ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रखा हुआ है, आपके जो ऑडिटर हैं उनकी फीस जा रही है, तो सब ये एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस पेपर के अंदर मेरे को काफी क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव था। और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से कई बार थोड़ा सा इजी हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ऑल ऑफ दी अबव दिख रहा है तो वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आंसर हो सकता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर नॉन इंटीग्रल सिस्टम। तो नॉन इंटीग्रल सिस्टम का मतलब है कि आपके यहाँ पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अलग है और कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स आप बुक्स जो है वो आप अलग से मेंटेन कर रहे हैं। तो इस केस में आप सेपरेट लेजर्स मेंटेन करेंगे, तो ये चीज तो बिल्कुल सही है, ये भी डबल एंट्री सिस्टम पे ही आप करने वाले हैं। और इसके अंदर आपका एक मेन कॉस्ट लेजर होता है और बहुत सारे सब्सिडरी लेजर्स को आप मेंटेन करते हैं। पर्सनल अकाउंट इसके अंदर नहीं आते हैं, आपके नॉमिनल अकाउंट मेनली इसके अंदर आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट यहाँ पे बोल रहे हैं कि आते हैं, दे आर कंसर्न्ड विद द पर्सनल अकाउंट्स, तो ऐसा नहीं है, पर्सनल अकाउंट इसके अंदर नहीं आते, लोगों के अकाउंट नहीं आते, बाहर के लोगों से हम डील नहीं करते जब कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा इंटरनल इंटरनल मामला है, अंदरूनी मामला है, इसके अंदर हमारा कोई पर्सनल अकाउंट नहीं आता, इसके अंदर हमारे रियल और नॉमिनल अकाउंट ही केवल आ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। सवाल है, इन विच अकाउंटिंग सिस्टम वेयर बाय कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर केप्ट इन द सेम सेट ऑफ बुक्स। तो अगर आप इंटीग्रल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो आप एक ही किताबों में कॉस्ट के भी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दोनों के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कैश अकाउंट, आपको बताना है अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम अकाउंटिंग व्हाट इज द अबव जनरल एंट्री शोइंग।
तो देखो अगर आप यहाँ पे ये जर्नल एंट्री पास कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने कैश पे किया है और उसके बदले आपको यहाँ पे स्टोर्स में सामान मिला है। तो मटेरियल आपने कैश देकर परचेज किया तो उसकी एंट्री आप यहाँ कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो ये सारी जर्नल एंट्रीज की जो लिस्ट है वो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है, याद करनी है, आपके कोर्स में भी आपको मिल जाएगी। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इक्वेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो मार्जिनल कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ सवाल है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपकी सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन बनती है और कंट्रीब्यूशन में से आप अपना फिक्स्ड कॉस्ट घटाते हैं तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट आ जाता है। तो कंट्रीब्यूशन निकालना है तो या तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दो या फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर दो, तब भी यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन निकल कर आ जाता है। और वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट भी बोला जाता है, तो 4 वाला पॉइंट भी सही हो जाएगा। सेल माइनस फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा और करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे बन जाएगा। चलिए सवाल है जी, a company produced 700 units of a product and incurred the following cost: direct material, direct wage, overhead, 20% fixed। तो 50,000 में 80% वेरिएबल है, यानी कि 40,000 आपका वेरिएबल है और आपका 10,000 जो है ना वो यहाँ पे फिक्स्ड बनने वाला है। ठीक है जी, तो अभी यहाँ पे हम अपने वेरिएबल खर्चों को ऐड कर सकते हैं और फिक्स्ड को अलग कर सकते हैं। हमसे पूछ रहे सेल वैल्यू ऑफ द 700 यूनिट्स वाज 1,20,000, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, सेल तो सीधी सीधी दे रखी है और वेरिएबल कॉस्ट के लिए आप ऐड कर दीजिए, ये आपका क्या 15 प्लस 20 प्लस 40 इनको ऐड कर दीजिए, दिस इज गोइंग टू कम आउट टू 75,000 राइट। तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 45,000 का कंट्रीब्यूशन प्यारे दोस्तों निकल कर आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स अगर आप कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, दिस इज गोइंग टू बी योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन परसेंटेज टर्म्स। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 37.5%। 37.5% आपका आंसर निकल कर आएगा। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेवेंट कॉस्ट इंफॉर्मेशन इन मेक और बाय डिसीजन। तो अक्सर हमारे पास ना ये डिसीजन लेना होता है कि खुद बना लें या फिर बाहर से परचेज कर लें। जैसे लेट्स सपोज हम गाड़ी बना रहे हैं, तो अब डिसीजन लेना है कि गाड़ी के जो टायर है वो खुद बनाएं या बाहर से परचेज कर लें। तो इसको आप डिसीजन को लेना चाहते हैं तो क्या चीजें आपको यहाँ पे कंसीडर करनी है और कौन सी चीज यहाँ पे रेलेवेंट नहीं होगी वो आपको बताना है। कॉस्ट टू बाय, कितने का टायर बाहर से पड़ेगा, तो ये आपके लिए डेफिनेटली रेलेवेंट है। जनरल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि कार की जो जनरल फिक्स्ड कॉस्ट इनकर हो रही है तो वो तो इनकर होती रहेगी, उसका इस डिसीजन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तो ये आंसर बनना चाहिए। इंक्रीमेंटल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर आप कार खुद बनाते हो, अगर आप टायर खुद बनाते हो तो फिर आपका इंक्रीमेंटल क्या एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है, और यहाँ पे अगर आप खुद बना रहे हो टायर तो फिर आप कोई और काम शायद ना कर पाओ तो उस काम को करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखेंगे। जनरल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे बड़ा जनरल सा इन्होंने टर्म दे दिया जो कि यहाँ पे रेलिवेंट नहीं होगी। अगर कुछ स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट बोला होता तो शायद हम इसे इंक्लूड कर लेते, बट भैया जनरल वाली तो नहीं इंक्लूड करेंगे और करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 यहाँ पे बन जाएगा। सवाल है, इन शटडाउन डिसीजन वन हैज टू कंसीडर। अब आपने डिसीजन लेना है शटडाउन का कि भैया दुकान को बंद कर दें या फिर चालू रखें, क्या कंसीडर करेंगे? कंट्रीब्यूशन। देखो आपका जो कंट्रीब्यूशन है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने में मदद करता है, बट यहाँ पे अगर आपका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है, कुछ कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो फिर बेहतर है कि यहाँ पे आप जो है अपना काम करना बंद ही कर दो। फिक्स्ड कॉस्ट में तो वैसे ही आप कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं पा रहे हो तो काम करके भी कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया ना ही काम करा जाए। तो कंट्रीब्यूशन को आप देखेंगे। इसके बाद बताया जी आइडेंटिफाइबल फिक्स्ड कॉस्ट। तो कई फिक्स्ड कॉस्ट आपकी ऐसी होती है जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, जिनको पर कोई ऐसी होती है जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट है इनमें से जैसे लेट सपोज आपकी जो फैक्ट्री है उसका आपको गार्ड तो रखना ही पड़ेगा, कोई चौकीदार तो रखना ही पड़ेगा, वो फिक्स कॉस्ट तो आपको इनकर करनी पड़ेगी। उसकी इंश्योरेंस आपको करानी पड़ेगी, वो फिक्स कॉस्ट तो आपको इनकर करनी ही पड़ेगी। इन एनी केस वो आपकी इनकर होगी। कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो फिर आपके नहीं होंगे, मे बी जो अंदर अकाउंटेंट बैठा हुआ है आप उसको निकाल देंगे, मे बी अंडर कोई सुपरवाइजर बैठा हुआ है आप उसकी छुट्टी कर देंगे, उसे निकाल देंगे। मे बी आपका यहाँ पे जो बिजली पानी का खर्चा है वो अब नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे काफी खर्चे अवॉइड हो जाएंगे, बट कुछ खर्चे अवॉइड नहीं भी हो पाते हैं। तो आपके जो अनअवॉइडेबल वाले खर्चे हैं ना उनको अभी भी आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ शटडाउन ऑन अदर प्रोडक्ट।
अगर कोई और प्रोडक्ट भी आप बना रहे थे, तो ऐसा तो नहीं अगर हमने एक बनाना बंद कर दिया तो अब दूसरा भी नहीं बिकेगा। तो पहले कस्टमर आता था वो दोनों सामान इकट्ठे खरीदता था, पर अगर हम एक बनाना बंद कर देंगे तो दूसरा भी नहीं लेकर जाएगा, तो ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। करेक्ट आंसर जो है दैट इज गोइंग टू इंक्लूड ऑल ऑफ दी अबव। चलिए सवाल है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज, तो मार्जिनल कॉस्टिंग को हम डायरेक्ट कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग इन नामों से और पुकार सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बोथ 2 एंड 3 का बन जाएगा। Which of the following statements correctly shows the BEP? BEP का मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। तो ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस के बारे में यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है विच इज नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पॉइंट, तो पहला वाला आपका सही है। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। कंट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, तो ऐसा नहीं है। जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है वहां पे आपका कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों बराबर रहते हैं, तो 3 वाला आपका इंक्लूड नहीं होगा। तो ए एंड बी आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो यहां पे सवाल है, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर अ फर्म इन अ वेरी वॉलेटाइल मार्केट इज 5%। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5% का मतलब क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब आपकी एक्चुअल सेल ब्रेक इवन सेल से कितनी ज्यादा है, तो 5% ही ज्यादा है। तो इस केस में मतलब ज्यादा मार्जिन आपके पास नहीं है और मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो काफी खतरा है। इसका मतलब है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज प्रॉब्ली टू लो, काफी कम लग रहा है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 यहां पे हम कह सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनेंशियल बजट? तो जब फाइनेंशियल बजट की बात होती है ना, तो जनरली ये मास्टर बजट की तरह ही होता है और इसके अंदर आपके बाकी सभी बजट समा जाते हैं। तो चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल, कैश बजट, तो सभी को नॉर्मली इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। और देखो ऐसा सवाल इसके अंदर ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव दे रखा है। तो इस अगर कोई ऐसा सवाल आ रहा है ना जिसमें ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव दे रखा है, तो उस ऑप्शन को जरूर अच्छे से पढ़ना। काफी चांसेस है कि आपको ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर ही यहाँ पे बनने वाला है। प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो ऑल ऑफ द अबव सही होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहां पे निकलने वाली है। चलिए सवाल है, प्रोडक्शन बजट इज डिपेंडेंट अपॉन। तो आप प्रोडक्शन जो करेंगे इट हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन योर सेल्स बजट। तो अगर आपको लग रहा है भैया 1 लाख यूनिट की सेल हो सकती है, तो आप 1 लाख यूनिट की प्रोडक्शन करेंगे। तो प्रोडक्शन बजट इज अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय द सेल्स बजट। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए मैच द फॉलोइंग का सवाल है, जीरो बेस बजटिंग सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है। जीरो बेस बजटिंग वो बजटिंग है जिसमें हम पिछले जो एक्सपेंडिचर्स है उनको कोई वेटेज नहीं देते, कोई भाव उनको नहीं देते। तो नो प्रीवियस लेवल एक्सपेंडिचर इज कंसीडर्ड, तो आप इसे 3 से मैच कर सकते हैं। मास्टर बजट में आपके सभी बजट्स की समरी आ जाती है जिसे आप 1 से मैच कर सकते हैं। बजटिंग प्रोसेस है बजट बनाने का। फ्लेक्सिबल बजट आपके प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं और इसीलिए करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर 1। तो ये तो बहुत इजी सवाल था। सवाल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो हमारे पास टेक्निक है हमारी कॉस्ट को कंट्रोल में रखने की। तो हम स्टैंडर्ड बना देते हैं और फिर कोशिश रहती है कि कॉस्ट इससे नीचे नीचे आनी चाहिए, तो कॉस्ट कंट्रोल की आप इसे एक टेक्निक बोल सकते हैं। सवाल है जी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है इसके दो भाग होते हैं। वन इज योर मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड अनदर इज योर मटेरियल यूजेज वेरिएंस। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस्ट वेरिएंस निकल आएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सीधा सीधा आप यहां पे लगा सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट निकाली और स्टैंडर्ड निकाला, इन दोनों को कंपेयर किया तो डिफरेंस आ गया। दिस डिफरेंस वुड बी टर्म्ड एज वेरिएंस, इसे वेरिएंस बोला जाएगा। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। तो लेबर आइडल टाइम वेरिएंस को आप कैसे कंप्यूट करते हैं? जो टाइम लेबर वेला बैठा रहा, आइडल बैठा रहा, उसे मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट से, ना कि एक्चुअल रेट से। तो ऑप्शन 1 तो गलत है। वेरिएंस इज ऑलवेज अनफेवरेबल और एडवर्स। तो बिल्कुल आपकी जो आइडल टाइम वेरिएंस होती है वो हमेशा अनफेवरेबल होती है, तो ये वाला पॉइंट आपका सही बनेगा। और ये जो पार्ट होता है इट इज अल्टीमेटली पार्ट ऑफ द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ना कि लेबर रेट वेरिएंस, तो ये भी सही नहीं है। और ये जो वेरिएंस है इसका एक कारण हो सकता है कि लेबर के पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, तो ये वाला पॉइंट भी सही नहीं है। करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन नंबर 2। When actual sale price is higher or lower than the standard price, it is called।
अब देखो जो सेल्स वाली वेरिएंस होती है ना, जो टोटल सेल्स में आपका वेरिएंस हुआ वो दो कारणों से हो सकता है, एक वॉल्यूम की वजह से, एक प्राइस की वजह से। आपने ज्यादा क्वांटिटी सेल कर दी, इट इज वॉल्यूम वेरिएंस। आपने ज्यादा या कम प्राइस पे सेल किया, इट वुड रिजल्ट इन प्राइस वेरिएंस। तो यहाँ पे आपके प्राइस वेरिएंस की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, सेल्स प्राइस वेरिएंस। चलिए सवाल है, कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो ये जो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस है ना, इनके फॉर्मूले याद करने बहुत जरूरी है। वेरिएबल वाले तो याद हो जाते हैं, बट फिक्स्ड ओवरहेड वाले आपको अलग से याद करने हैं। तो जो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है, इट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन योर एक्चुअल ओवरहेड एंड योर रिकवर्ड ओवरहेड। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, इट इज योर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास दे रखे हैं 8000 और 8500, आउटपुट दे रखा है 4000 और 3800 का। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्चुअल ओवरहेड तो आपको 8500 सीधे सीधे दे दिए, रिकवर्ड ओवरहेड आपको कितना है वो निकालने पड़ेंगे। रिकवर्ड ओवरहेड किसके बेसिस पे निकलते हैं, वो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे यहाँ पे निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8000 आप रिकवर करने वाले थे 4000 यूनिट्स पे, यानी कि आप रिकवर करने वाले थे ₹2 पर यूनिट। बट अभी आपने इस साल जो आउटपुट निकाला वो 3800 का ही निकाला, तो 3800 पे 2 रिकवर कर लिया होगा आपने, तो दिस वुड बी योर रिकवरी। रिकवरी वुड बी 7600। एक्चुअल ओवरहेड हमें यहाँ पे सवाल में ऑलरेडी दे ही रखे हैं, दे आर 8500। तो आपने 8500 कर दिए और रिकवरी केवल 7600 की करी, तो ये तो काम खराब हो गया। 900 की एडवर्स निकल कर आएगी। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। Under activity based costing, which type of cost are assigned to activities using resource drivers? तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर हमारे जो इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड्स होते हैं ना, उनको असाइन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। A transfer price is the price to turn profit center into investment center, a market based pricing to sell a product, the price charged by one segment of the company to another segment। जैसा पहले भी आपसे डिस्कस कर रहे थे कि अगर कंपनी के एक प्रोसेस से या एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में सामान जाना है, तो जिस दाम पे वो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी द ट्रांसफर प्राइस। और यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट पे ट्रांसफर करते हैं तो आप इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वगैरह को भी नाप सकते हैं। तो ये जो प्राइस है जो कि कंपनी का एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को चार्ज करेगा, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको कंसीडर किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जाता है। कई बार हम एक यूनिट दूसरे यूनिट को ट्रांसफर करती है सामान, और उसका जो कॉस्ट है वो हमें देखना पड़ता है कि आर्म्स लेंथ पे है या नहीं है। ये सब चीजें इनकम टैक्स के दायरे में आती है मेनली। फिलहाल इसका जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्लूड्स। तो प्रोडक्ट की अगर लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें सारे खर्चे आते हैं, प्री एक्विजिशन वाले भी, मेंटेनेंस वाले भी, एंड ऑफ लाइफ वाले भी, सारे खर्चे आते हैं। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। When a ready market exists, the best transfer price will probably be the। देखो अभी क्या करना है आपको बताना है, ट्रांसफर प्राइस, यानी कि कंपनी का एक सेगमेंट जो है दूसरे सेगमेंट को सामान भेजने वाला है ट्रांसफर प्राइस पे। अगर ये जो सामान बनाकर भेजने वाला है इसकी रेडी मार्केट एग्जिस्ट करती है, इसको मार्केट में भी बेचा जा सकता है, तो फिर बेहतर रहेगा कि जो ट्रांसफर प्राइस है इट शुड बी दैट मार्केट प्राइस ओनली। तभी आपको ओवरऑल जो आपका बिजनेस है उसमें हर एक सेगमेंट की वायबिलिटी फिजिबिलिटी का भी मालूम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। द रियल टाइम फीचर इन ईडीपी। तो ईडीपी की अगर हम बात करें, आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने अकाउंट्स जो है वो यहाँ पे मेंटेन कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। तो बोला गया कि इसके अंदर रियल टाइम फीचर होता है, यानी कि आपको जो भी चीज देखनी है आप रियल टाइम में देख सकते हैं। आपको देखना है कि आपको किसको कितने पैसे देने हैं, आपका कितना बैलेंस बचा हुआ है, कितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, सब रियल टाइम में पता लग जाएगा। दिस वुड बी लीस्ट यूजफुल व्हेन अप्लाइड टू अकाउंटिंग फॉर अ फर्म्स। तो ये लीस्ट यूजफुल कब होगा बताइए, ये सबसे कम यूजफुल कब होगा, ये सबसे कम यूजफुल इनमें से किस केस में होगा? बैंक अकाउंट बैलेंस के लिए यूजफुल होगा, हाँ बिल्कुल यूजफुल होगा, हमें एकदम से अपना करेक्ट बैलेंस पता लग जाएगा। कस्टमर अकाउंट्स रिसीवेबल, आपको डेटर देखने तो एकदम से पता लग जाएंगे, बिल्कुल यूजफुल है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, आपको स्टॉक एकदम से पता लग जाएगा। प्रॉपर्टी एंड डेप्रीसिएशन, आपको इनके लिए इतना फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि प्रॉपर्टी और डेप्रीसिएशन आपको एकदम से देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें कभी ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती अपनी किताबों में कि हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं, कितनी प्रॉपर्टी हैं, ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बैंक में कितने पैसे हैं, लेने कितने हैं, देने कितने हैं, स्टॉक कितने का पड़ा है, ये सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रियल टाइम में ये जानकारी भी हमें चाहिए होती है। ये फोर्थ वाली रियल टाइम में हमारे लिए इतनी रेलेवेंट भी नहीं है। तो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
सवाल है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करेंगे, आपका टाइम बचेगा, यू कैन कीप ट्रैक ऑफ द इंफॉर्मेशन, बिल्कुल इंक्रीज मोबिलिटी एंड एफिशिएंसी, तो बिल्कुल एफिशिएंसी वगैरह भी बढ़ जाएगी। ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर बन जाएगा। बहुत ही जनरल सा, बहुत ही इजी सा सवाल था। चलिए सवाल है प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू, आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने पढ़ाई पे 10 घंटे लगाए, ठीक है, बट आपका जो पढ़ाई का आउटपुट निकल कर आया ना, वो केवल 8 घंटे वाला ही निकल कर आया। तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी रही, आपकी प्रोडक्टिविटी 80% या 0.8 रही। तो प्रोडक्टिविटी क्या कर रही है, आपके आउटपुट को ऊपर रख रही है और इनपुट को नीचे रख रही है। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट प्रोडक्टिविटी फॉर दी प्रोडक्ट एक्स। तो इसकी प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया हुआ है 5 आवर्स पर मीटर, हमने एक्चुअल में 4000 मीटर बनाए, एक्चुअल में हमें 25,000 मैन आवर्स लग गए। तो 25,000 मैन आवर्स अगर लग गए आपको, तो आपके कितने यूनिट्स बन जाने चाहिए थे। देखो 1 मीटर के लिए 5 घंटे लगते हैं, तो 25,000 मैन आवर्स अगर आपने लगाए हैं, तो कितने मीटर आपके बन जाने चाहिए थे, आपके 5,000 जो मीटर है ना, वो यहाँ पे बन जाने चाहिए थे। बट आपने एक्चुअल में केवल 4,000 मीटर बनाए, तो बताइए आपकी प्रोडक्टिविटी कम है कि ज्यादा है। हमारी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बिल्कुल कम है, कम है प्रोडक्टिविटी हमारी। तो इसके अंदर भी आप अपना जो आउटपुट है 4,000 मीटर का, उसे डिवाइड कीजिए इनपुट से जो कि है 5,000 मीटर का। दिस इज गोइंग टू कम आउट टू 0.8 और 80%। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन आरपीएससी के प्रीवियस ईयर सवालों के ऊपर। कुछ सवाल आसान थे, कुछ थोड़े से टेढ़े थे, बट आई होप ऑन द होल आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा, आपको सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को जरूर लाइक कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे और क्लासेस भी मिलते रहे। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।